हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे और काफ़ी टाइम के बाद हम इस चैनल पर मिल रहे हैं। मैंने काफ़ी टाइम से, बहुत लंबा टाइम हो गया जब से मैंने वीडियोस अपलोड नहीं करी है ना। क्योंकि टेंथ वालों के एग्ज़ाम, बोर्ड एग्ज़ाम हो ही गए थे, है ना। नाइन्थ वाले भी अपने एग्ज़ाम से बिजी थे, तो उसके चक्कर में मैंने कोई वीडियो यहाँ पर अपलोड नहीं किया, है ना। फिर उसके साथ में दूसरी प्रॉब्लम और थी। जो बच्चे मेरे से पहले से जुड़े हुए हैं वो जानते हैं कि मैं पहले वाइट बोर्ड पर वीडियोस बनाया करता था, जिसकी वजह से क्या था कि व्हाइट बोर्ड पर ना बहुत सारी चीज़ें करानी होती हैं, वो व्हाइट बोर्ड पर कराना पॉसिबल नहीं था। हिस्ट्री ऐसे सब्जेक्ट में काफ़ी सारी चीज़ें लिखनी होती हैं, वो लिखना पॉसिबल नहीं था। तो जिस वजह से मुझे किसी ने सजेस्ट किया कि आप पेन टैब ले लो, उसकी हेल्प से आप पढ़ाया करो। तो मैंने अभी फाइनली पेन टैब यहाँ पर ले लिया, आप लोग देख सकते हो इसमें, है ना। तो ये पेन टैब मैंने ले लिया, जिस पर स्टाइलस की हेल्प से हम यहाँ पर लिखते हैं चीज़ों को, जो आपको स्क्रीन पर शो होती हैं, ठीक है। क्योंकि ये चीज़ मेरे लिए बिल्कुल नई है, मेरे लिए नया एक्सपीरियंस है। क्योंकि कोई भी चीज़ जब नई आती है, जब हम उससे किसी भी नई चीज़ से रूबरू होते हैं, तो हमें उसके बारे में उतना जानकारी नहीं होती है और हम उसको अच्छे से यूज़ नहीं कर पाते हैं। तो मुझे भी, मेरे साथ भी यही प्रॉब्लम हो रही थी। मुझे इसके बारे में ज़्यादा चीज़ें पता नहीं थी, नई थी मेरे लिए। तो मैंने धीरे-धीरे इस पर सीखना स्टार्ट किया, तो 15-20 दिन मुझे इसको लग गए, इससे यूज़ थ्रू होने में, है ना। अब उसके बाद मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। पहले मैंने थोड़ा ये पीडीएफ बनाया है ना। क्योंकि पीडीएफ का भी मुझे इतना वो नहीं था, पहले मैंने कहीं बनाया नहीं था। तो मैंने पहले पीडीएफ तैयार किया। पीडीएफ के फिर मैंने जो मेरा पेन टैब है इसको चलाना स्टार्ट किया। मतलब 10-15-20 दिन से मैं इसको थोड़ा थोड़ा इसके बारे में सीख रहा था, है ना। तो मैंने सोचा पहले थोड़ा सीख लेते हैं, उसके बाद वीडियो बनाते हैं, तो वीडियो भी अच्छी बनेगी, है ना। उससे और उसमें कोई दिक्कत भी नहीं आएगी, है ना। कोई दिक्कत फेस नहीं करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले मैंने इसी चक्कर में क्या किया, मैंने सोचा कि ज़्यादा लंबी वीडियो ना बना के एक छोटी सी वीडियो पहले हम बनाते हैं और चेक करते हैं कि पेन टैब की हेल्प से हम किस तरीके से पढ़ सकते हैं, है ना। तो ये एक्सपीरियंस मेरे लिए भी नया है, आप लोगों के लिए भी नया रहेगा, है ना। क्योंकि मैं पहले व्हाइट बोर्ड पर पढ़ा रहा था, अब मैं पेन टैब की हेल्प से पढ़ाऊंगा। साथ ही साथ अगर आपका साथ रहा, सपोर्ट रहा, तो बहुत जल्द हम जो डिजिटल बोर्ड है उसको भी ले लेंगे और उससे भी हम अपनी क्लासेस किया करेंगे, ठीक है। लेकिन आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। इस वीडियो के अंदर हम लोग अपना जो चैप्टर है हिस्ट्री का, चैप्टर 1 द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, उससे रिलेटेड हम यहाँ पर जितने भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज हो सकते हैं उनको हम यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं, उनको हम यहाँ पर समझने वाले हैं, ठीक है। जो बच्चा इन 30 एमसीक्यूज को कर लेगा मेरे साथ में, वो समझ लीजिए उसको पूरा चैप्टर ही समझ में आ जाएगा एक तरीके से, या पूरा चैप्टर ही उसका रिवीजन हो जाएगा, है ना। तो इस मैंने, क्योंकि चैप्टर के हर एक पार्ट से इसमें एमसीक्यू लिया है, तो 30 एमसीक्यू मोर देन इनफ होते हैं एक चैप्टर के अंदर से, ठीक है। तो आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाने वाली है। साथ ही साथ एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं बता देता हूँ कि मैं अपना जो ये यूट्यूब चैनल है, इसके ऊपर 2025 एंड 26 वाले जो बच्चे हैं, जो बोर्ड वाले बच्चे हैं, चाहे वो 9th क्लास के बच्चे हों, चाहे वो 10th क्लास के बच्चे हों, दोनों के लिए मैं फ्री ऑफ कॉस्ट सारी क्लासेस देने वाला हूँ, है ना। पूरा सिलेबस मैं उनका कंप्लीट करवाने वाला हूँ। जो टाइम ड्यूरेशन होती है उसके अंदर हम लोग पूरा सिलेबस कवर करेंगे, ठीक है। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, मैंने आपको बता दी है। आप लोग जल्दी से कनेक्ट हो जाइए। जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, जो भी आपके फ्रेंड सर्किल है, उन लोगों को भी ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा, बता दीजिए कि ऐसे ऐसे वो वाले सर हैं और उनके साथ हम लोग एसएसटी कवर करेंगे, और पूरी एसएसटी फ्री ऑफ कॉस्ट मैं आपको देने वाला हूँ। बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको करवाने वाला हूँ। अगर थोड़ा सा भी आपको डाउट हो कि पता नहीं कैसा पढ़ाते हैं, क्या पढ़ाते हैं, जो बच्चे नए आए हैं चैनल पर, तो मेरी एक वीडियो है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, कि मैंने अभी जो 10th क्लास के बच्चों के लिए कुछ वीडियोज यहाँ पर अपलोड करी थी, है ना। तो उस वीडियो को आप देख लेना, उसमें वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, और उस वीडियो को आप देख लेना। मैंने जो पढ़ाया था उसमें से 90% पेपर जो 10th वाले बच्चे थे उनका आया था। आप खुद जाकर चेक कर लेना, ठीक है, अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट हो, ठीक है। तो आपका डाउट वहाँ से खत्म हो जाएगा और आप मेरे साथ जुड़ जाएंगे, ठीक है। चलिए फिर अब ज़्यादा टाइम ना लगाते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा इस सेशन का 25 एंड 26 वाले सेशन का पहला वीडियो ये होने वाला है, वो भी सिलेबस से रिलेटेड, है ना। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर इसको पीडीएफ को बनाया है, इसमें काफ़ी टाइम लगाया है, ठीक है बच्चों। तो थोड़ा सा मेरे ऊपर रहम करना ठीक है, थोड़ा सा रहम करने की कोशिश करना। इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपके लिए जो मेहनत करी है वो आपको अच्छी लगी या नहीं लगी, ठीक है। और जो मेहनत कर रहा हूँ उसके लिए लाइक, कमेंट और शेयर तो बनता ही बनता है। चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि जो चैप्टर हमारा है हिस्ट्री का, चैप्टर 1 द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, ठीक है, ये चैप्टर है, ठीक है। इसको हम समझेंगे, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर है। जब हम इस चैप्टर को पढ़ने चलते हैं तो हमारा दिमाग पूरा चकरा जाता है ना।
पूरा दिमाग का दही हो जाता है इस चैप्टर को जब हम पढ़ते हैं। कुछ समझ नहीं आता, सारी चीज़ें गोल मोल घूमने लगती हैं और लास्ट में आके हम उस जाल में फंस जाते हैं और उससे निकल नहीं पाते हैं। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, अभी तो हम इसके एमसीक्यू करने वाले हैं। इस वीडियो के बाद में मैं आपके लिए उन वीडियोस को भी अपलोड करूंगा, उन वीडियोस को भी रिकॉर्ड करूंगा जो हम एनसीईआरटी के थ्रू कवर करने वाले हैं। जो पूरा सिलेबस जो हम एनसीईआरटी के थ्रू कवर करने वाले हैं, मैं आपको पूरा सिलेबस कवर करवाऊंगा। जो एनसीईआरटी है ना, उसका पूरा सिलेबस मैं आपको लाइन टू लाइन कवर करवाऊंगा। आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। आप भी ऐसे कॉलर ऊपर करके और चश्मा लगा के स्टाइल मारोगे, है ना, तो वो वाली बात है। चलिए फिर इस क्लास को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या लिया है मैंने। ठीक है, इसमें पहला क्वेश्चन लिया गया है, देयर आर टू स्टेटमेंट मार्क्ड एज असर्शन एंड रीजन, मार्क योर आंसर एज पर द कोड प्रोवाइडेड बिलो। ठीक है, अब असर्शन और रीजन का मतलब क्या होता है, यहाँ पर एक स्टेटमेंट देंगे और रीजन का मतलब ये है कि उस स्टेटमेंट का ये कारण है, इस वजह से वो स्टेटमेंट दिया है ना, ये होता है। फिर नीचे ये चार आपको क्या दे देंगे, एमसीक्यूज दे, सॉरी, नीचे आपको चार ऑप्शन दिए होंगे, उसमें से आपको एक सिलेक्ट करना होता है। ठीक है, अब असर्शन क्या दिया इन्होंने, बोला है ऑन प्रशियन इनिशिएटिव जोल्वरिन कस्टम, है ना, ऑन प्रशियन इनिशिएटिव जोल्वरिन कस्टम यूनियन वाज फॉर्म। ठीक है, तो प्रशिया के इनिशिएटिव से, यानी कि प्रशिया ने एक इनिशिएटिव लिया जिससे जोल्वरिन कस्टम स्टेब्लिश हो पाया, बन पाई। ठीक है, अब रीजन क्या दिया है, इट वॉज टू क्रिएट यूनिफाइड इकोनॉमिक टेरिटरी अलाउइंग द अनहिंडर्ड मूवमेंट ऑफ गुड्स पीपल एंड कैपिटल। तो रीजन क्या दे रहे हैं कि इसको इसलिए बनाया गया था ताकि जो इकोनॉमिक टेरिटरी है, जब लोग व्यापार करते हैं तो उनको अपना जो सामान है वो एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना पड़ता है, एक टेरिटरी से दूसरी टेरिटरी क्रॉस करते हुए उनको जाना पड़ता है। जब हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट की बात करते हैं, चाहे वो इंसान हो चाहे वो सामान हो, है ना, या किसी भी टाइप का पैसा या कुछ भी हो। ठीक है, तो उन पर क्या होता था उस टाइम में, बहुत सारा उल्टा सीधा टैक्स लगता था, है ना, कस्टम ड्यूटीज देनी पड़ती थी। तो उससे क्या था, लोग बहुत ज्यादा परेशान थे, तो उसी को खत्म करने के लिए यहाँ पर जोल्वरिन कस्टम यूनियन बनाया गया था, है ना। तो ये सही बात है और दोनों ही इसमें बातें सही लिखी हुई हैं। तो इसमें से आंसर हम अपना देखते हैं कौन सा होना चाहिए। बोथ ए एंड आर ट्रू, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। हाँ बिल्कुल सही बात है, ये प्रसिया के इनिशिएटिव पर जोल्वरिन कस्टम स्टेब्लिश किया गया था, और ये जो बात इन्होंने रीजन दिया है बिल्कुल सही है। तो ये वाला फर्स्ट जो ऑप्शन है इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ठोको ताली। ठीक है भाई, खुश हो जाइए, आपने ये आंसर बिल्कुल सही कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं, फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज गिसिपी गैरिबाल्डी बिलोंग टू। ठीक है, अब गिसिपी गैरिबाल्डी किस कंट्री से बिलोंग करते थे, यानी कि किस कंट्री से हैं वो, ये आपको बताना है। ठीक है, चार ऑप्शन है, ऑस्ट्रिया, इटली, ग्रीस, स्पेन। ठीक है, थोड़ा सा गिसिपी गैरिबाल्डी के बारे में बता देता हूँ। गिसिपी गैरिबाल्डी एक रेवोल्यूशनरी थे। ठीक है, और ये इटली से बिलोंग करते हैं। कहाँ से बिलोंग करते हैं, इटली से। जब इटली को यूनिफाई करने की बात करी जा रही थी, है ना, इटली को यूनिफाई करने की बात करी जा रही थी, तो उसमें जो गिसिपी गैरिबाल्डी थे, इन्होंने बहुत बड़ा अपना कंट्रीब्यूशन दिया था। ठीक, जब इटली को यूनिफाई करने के लिए जो रिवॉल्यूशन हो रहे थे, उस दौरान पर गिसिपी गैरिबाल्डी अपने सपोर्टर के साथ में, जो इटली के अंदर जो सिसिली किंगडम थे, यहाँ पर दो रूलर्स रूल कर रहे थे, उधर की तरफ ये गए थे और पीजेंट्स का सपोर्ट इन्होंने लिया था, गेन किया था। उसके बाद वहां से उन लोगों को उखाड़ फेंका था, भगा दिया था। ठीक है, तो इस तरीके से इन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया था। तो ये इटली के थे, ये याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे, टू स्टेटमेंट्स आर गिवन बिलो, दे आर असर्शन रीजन, इस तरीके से दिया है। फिर से वही जो ऊपर मैंने करवाया था उस टाइप का क्वेश्चन है। असर्शन क्या दिया है वो समझते हैं, द मोस्ट सीरियस सोर्स ऑफ नेशनलिस्ट टेंशन इन यूरोप आफ्टर 1871 वाज बाल्कन। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि जो 1871 के बाद में, है ना, जो नेशनलिस्ट टेंशन था यूरोप के अंदर, वो बाल्कन एरिया के अंदर था। ठीक है, और रीजन क्या दिया इस बात का, लार्ज पार्ट ऑफ द बाल्कन वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ ऑटोमन एम्पायर। अब देखिए दोनों ही बातें एकदम सही लिखी हुई हैं। ठीक है, 1871 के बाद बात करें तो जो नेशनल टेंशन थी वो सबसे ज्यादा बाल्कन एरिया में थी। ठीक है, बाल्कन रीजन के अंदर सबसे ज्यादा तनाव की स्थिति बनी हुई थी। ठीक है, अब और जो बाल्कन रीजन था ना, उस समय पर ये आपका ऑटोमन एम्पायर के अंडर में आता था। ठीक है, यहाँ पर ऑटोमन रूलर्स जो थे वो यहाँ पर रूल करते थे। तो ये बातें दोनों ही सही हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहला वाला जो फर्स्ट ऑप्शन है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं और समझते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू क्या है हमारा, अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एंड चूज द
करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो पहले इसमें दिया है नेपोलियनिक वॉर। तो इस क्वेश्चन का मतलब क्या है? इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि इसमें से आप छांटिए कि कौन सा इवेंट पहले हुआ है, उसके बाद कौन सा हुआ है, उसके बाद कौन सा हुआ है और फिर उसके बाद कौन सा हुआ है ना। एक तरह से असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर है ये, है ना। तो असेंडिंग ऑर्डर में एक तरीके से हमें लगाना है। तो यहाँ पर देखिए, जो नेपोलियनिक वॉर्स हैं, ट्रीटी ऑफ वियना कब हुई, है ना, ग्रीक स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस कब हुआ, स्लेव नेशन इन द ऑटोमन एम्पायर। तो मैं थोड़ा सा आपको इसका आइडिया दे देता हूँ। ठीक है, नेपोलियनिक वॉर्स की अगर हम बात करें तो ये 1800 के आसपास की बात है। ठीक है भैया, ये थोड़ा थोड़ा आइडिया मैं आपको दे देता हूँ। ट्रीटी ऑफ वियना आपकी 1815 की बात है। ठीक है, ग्रीक स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस ये आपकी 1850 ट्रीटी ऑफ वियना के बाद की बात है। ठीक है, ये ध्यान रखिए। अभी स्लेव नेशन इन द ऑटोमन एम्पायर ये भी आपका जो है, जब हम ग्रेट ब्रिटेन को यूनिफाई करने की बात करते हैं तब की बात है, यानी हम चैप्टर के एंड की तरफ जा रहे होते हैं तब की बात है। ठीक है, तो यहाँ पर ये किस तरीके से लगेगा, ये देखिए, जो सेकंड ऑप्शन है ना, ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। फर्स्ट नेपोलियन वॉर, ट्रीटी ऑफ वियना, उसके बाद थर्ड ग्रीक स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस एंड स्लेव नेशन इन द ऑटोमन एम्पायर। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट ऑप्शन समझते हैं। अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। फिर से ये उसी तरीके का है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है और यहाँ समझना है। ठीक है, ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल ये आपका होता है 1832 में। ठीक है, ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। उसके बाद यूनिफिकेशन ऑफ इटली, डिफीट ऑफ नेपोलियन, यूनिफिकेशन ऑफ इटली आपका 1861 में होता है। ठीक है, डिफीट ऑफ नेपोलियन 1815 में। ठीक है, और ये ध्यान रखेंगे कि इटली की यूनिफिकेशन से पहले जर्मनी का यूनिफिकेशन हुआ था। पहले जर्मनी का यूनिफिकेशन हुआ है, उसके बाद इटली का, फिर ग्रेट ब्रिटेन का हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख लीजिए कौन सा इसमें से बनेगा। सबसे पहले आपका डिफीट ऑफ नेपोलियन। ठीक है, यानी कि फोर्थ वाला, तो यहाँ पर लास्ट दिख रहा है। ठीक है, डिफीट ऑफ नेपोलियन, सॉरी ये नहीं आएगा, डिफीट ऑफ नेपोलियन थर्ड है ना, यहाँ पर तो गड़बड़ दिख रही है। ठीक है, यहाँ पर कोई ऑप्शन दिख ही नहीं रहा है। देखो, सबसे पहले तो डिफीट ऑफ नेपोलियन आना चाहिए था 1815 के दौरान। ठीक है, उसके बाद भाई 1832 वाला आएगा, है ना। लेकिन यहाँ ऐसा ऑप्शन कोई दिख नहीं रहा है, थर्ड से कोई ऑप्शन बनाया ही इन्होंने, तो यही गलत हो गया है। यहाँ पर ये आप नन ऑप्शन इसमें लगाना पड़ेगा। ठीक है, ऑप्शन इस तरीके से बनने चाहिए थे इसमें, डिफीट ऑफ नेपोलियन यानी थर्ड ऑप्शन बनना चाहिए था। उसके बाद आपका 1832 ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल यानी कि फर्स्ट ऑप्शन बनना चाहिए था। उसके बाद आपका ये जर्मनी वाला फोर्थ ऑप्शन आना चाहिए था। फिर आपका सेकंड आना चाहिए, यूनिफिकेशन ऑफ इटली। ये ऑप्शन इसमें होना चाहिए था और ये ऑप्शन दिया ही नहीं है इसमें। ठीक है, ऑप्शन गड़बड़ हो गए हैं इसमें। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ बढ़ते हैं, आप याद रखेंगे। ठीक है, Which type of government were mainly driven in Europe after the defeat of Napoleon in 1815? ठीक है, तो नेपोलियन की डिफीट के बाद, जब नेपोलियन को हरा दिया, देखो यहाँ पीछे वाले क्वेश्चन में डिफीट ऑफ नेपोलियन दिया था, मैंने बोला था 1815 में। ठीक है, तो यहाँ पर वही बताया, टाइप ऑफ गवर्नमेंट वर मेनली ड्रिवन इन यूरोप आफ्टर द डिफीट ऑफ नेपोलियन इन 1815। ठीक है, तो 1815 में नेपोलियन को हरा देने के बाद किसने हराया थे, आप याद रखेंगे। कौन सी इसमें ना चार कंट्रीज थी, ब्रिटेन, ठीक है, ब्रिटेन, रसिया, रसिया एंड ऑस्ट्रिया। ठीक है, ये चार कंट्रीज थी जिन्होंने यहाँ पर ब्रिटेन को हरा दिया था। ठीक है, सॉरी, ये चार कंट्रीज थी जिन्होंने यहाँ पर नेपोलियन को मिलकर हरा दिया था। अब हराया क्यों था वो पूछा जा रहा है कि हराने के बाद यूरोप के अंदर किस टाइप की गवर्नमेंट यहाँ पर बनाई गई थी, है ना। तो यहाँ पर ध्यान दें, कंजर्वेटिव गवर्नमेंट एक ऐसी गवर्नमेंट होती है जिसमें मोनार्क रूल होता है ना, ऑटोक्रेटिव पावर होती है मोनार्क। ठीक, लिबरल और फेडरल ये इस टाइप की गवर्नमेंट होती है जिसके अंदर लोगों को राइट्स प्रोवाइड करे जाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन की बात होती है। ठीक है, और फ्यूडल जो है एक तरीके से जमींदारी प्रथा को शो करता है। ठीक है, तो भैया आप याद रखेंगे कि यहाँ पर यूरोप के अंदर नेपोलियन को हरा देने के बाद, उसको लात मार के भगा देने के बाद, चल निकल ले तेरा कोई काम नहीं है ना, तो इस तरीके से यहाँ पर मोनार्क रूल सेटअप किया गया था, यानी कंजर्वेटिव रूल यहाँ पर सेटअप किया गया था। इसका राइट आंसर है ए वाला। ठीक है, आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ कंट्रीज कलेक्टिवली डिफीटेड नेपोलियन इन 1815। देखो मैंने अभी जो समझाया था ऊपर, वही क्वेश्चन फिर से आ गया है कि किन कंट्रीज ने यहाँ पर नेपोलियन को मिलकर हराया था। तो आपका
ऑप्शन में ऊपर मैंने बताया था ब्रिटेन, प्रूसिया, रसिया एंड ऑस्ट्रिया, ठीक है। तो आपका पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसमें, ब्रिटेन, रसिया, प्रूसिया एंड ऑस्ट्रिया, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात हो तो बता दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन बिगेन इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूरोपियन कंट्रीज इन द सेकंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी, है ना। तो 18th सेंचुरी के सेकंड हाफ में सबसे पहले किस कंट्री के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन की स्टार्टिंग हुई है ना, ये वर्ड आया है इसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन, इसकी शुरुआत किस कंट्री के अंदर पहले हुई है। तो यहाँ पर याद रखेंगे इंग्लैंड के अंदर सबसे पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, in which one of the following country did the first liberalist nationalist upheaval take place in July 1830। तो जुलाई 1830 में सबसे पहले, जुलाई 1830 में सबसे पहले लिबरलिस्ट नेशनलिस्ट अपहीवल यानी कि एक तरीके से रिवॉल्ट सबसे पहले कहाँ देखने को मिला है। तो आप याद रखेंगे फ्रांस के अंदर सबसे पहले इसकी शुरुआत हुई थी, है ना। रिवॉल्यूशन की शुरुआत सबसे पहले कहाँ से हुई है, फ्रांस में देखने को मिली थी हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं, रीड द फैक्ट्स रिगार्डिंग द रिवॉल्यूशन ऑफ द लिबरल्स इन यूरोप ड्यूरिंग 1848 एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पर यह पूछा गया है कि यूरोप के अंदर जो रिवॉल्यूशन हो रहे थे 1814 के दौरान, लिबरल रिवॉल्यूशन जो हो रहे थे, इससे रिलेटेड यहाँ पर बातें दी गई और पूछा गया है कि आपको बताना है कि कौन सी बातें इनमें से सही हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर पूछा गया है एब्डिकेशन ऑफ मोनार्क, क्या 1848 के दौरान जो लिबरल्स के रिवॉल्यूशन हो रहे थे उसमें एब्डिकेशन ऑफ मोनार्क हुआ था, मतलब मोनार्क को जो था उसको उखाड़ फेंका था, पहली बात। दूसरा, यूनिवर्सल मेल सफरेज हैड बीन प्रोक्लेम्ड, क्या लोगों को यूनिवर्सल सफरेज देने की बात यहाँ पर करी गई थी, यानी कि राइट टू वोट देने की बात करी गई थी। तीसरा ऑप्शन, पॉलिटिकल राइट्स फॉर वुमेन वर गिवन, क्या औरतों को पॉलिटिकल राइट्स दिए गए थे। एंड लास्ट है फ्रीडम ऑफ द प्रेस हैज बीन आस्क्ड फॉर, क्या फ्रीडम ऑफ प्रेस के बारे में बात करी गई या फ्रीडम ऑफ प्रेस के बारे में पूछा गया, क्या ऐसे इन बातों में से कौन कौन सी सही बात हुई है या कौन कौन सी बात हुई थी वो आपको बतानी है। तो हम ऑप्शन चूज करेंगे। अब इसमें से सही ऑप्शन कौन सी, एक तो एब्डिकेशन ऑफ मोनार्क यानी कि जो मोनार्क रूल था उसको उखाड़ फेंका गया था, ठीक है, सही बात है। दूसरा, यूनिवर्सल मेल सफरेज हैज बीन प्रोक्लेम्ड यानी कि सिर्फ पुरुषों को ही यहाँ पर राइट टू वोट देने की बात कही गई, ठीक है, सिर्फ आदमियों को देंगे, औरतों को कुछ भी नहीं मिलेगा, है ना। औरतें और औरतों को सिर्फ ऑब्जर्वर की तरह खड़े रहना है, देखते रहना है, उनको कुछ दिया नहीं जाएगा। तीसरा वाला यहाँ पर गलत है, वुमेन को कोई पॉलिटिकल राइट्स यहाँ पर दिए नहीं गए थे। एंड फोर्थ वाला यहाँ पर सही है, फ्रीडम ऑफ द प्रेस हैज बीन आस्क्ड फॉर, ठीक है। तो आपका ऑप्शन इस हिसाब से कौन सा सही बनता है वो देख लेते हैं। तो जो सही ऑप्शन बनेगा वो कौन सा बनेगा वो देख लेते हैं, थोड़ा साइड में कर लेते हैं पहले। तो ये तो पहला है, सेकंड एंड फोर्थ है, फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ किसमें है वो आप चेक कर लीजिए, यानी कि फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। एक मिनट पेन सेलेक्ट कर लीजिए, इसमें आपका फोर्थ ऑप्शन है वो करेक्ट होगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे, इसमें जो तीसरा वाला है ना, पॉलिटिकल राइट्स फॉर वीमन वर गिवन, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, ये मैं बताया भी है ना, ऐसा कुछ नहीं हुआ था, पॉलिटिकल राइट्स नहीं दिए गए थे औरतों को। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग रिमार्क व्हेन फ्रांस स्नीजेस द रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेस कोल्ड, ये बात किसने कही है कि फ्रांस जब छींकता है तो जो बाकी का जो यूरोप है वो क्या है, उसको कोल्ड हो जाता है। तो ये बात किसने कही है वो ध्यान रखेंगे, ड्यूक मैटरनिक ने ऐसा बोला था कि जो फ्रांस जब छींकता है तो जो यूरोप है उसको क्या हो जाता है, उसको कोल्ड हो जाता है। तो ड्यूक मैटरनिक इसका पूरा नाम था। अब ऐसा अगर इसका पूरा नाम आ गया तो आप कंफ्यूज मत होना, इसका पूरा नाम है, आप लोग ध्यान रखेंगे, ड्यूक मैटरनिक, मैटरनिक लिखा हुआ है, ड्यूक मैंने ऐड कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, है ना। जब ग्रेट ब्रिटेन का यूनिफिकेशन होता है ना, फॉर्मेशन होता है, तो इसमें से कौन सी कंट्री है वो जो ग्रेट ब्रिटेन का पार्ट नहीं थी, है ना। इंग्लैंड थी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। स्कॉटलैंड थी, आयरलैंड थी, क्या पोलैंड थी, नहीं पोलैंड नहीं थी, ठीक है भैया। स्कॉटलैंड, आयरलैंड और इंग्लैंड ये तीनों इसके हिस्सा थे, लेकिन पोलैंड हिस्सा नहीं था। तो पोलैंड आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा इसमें। आंसर, सॉरी मैंने ये सारे क्रॉस वॉस कर दिए हैं, एक मिनट इसको इरेज करते हैं, इसको इरेज करा जाए पहले, इसको इरेज करा जाए, चलिए इरेज हो गया। पेन सिलेक्ट कर लेते हैं रेड कलर का, ठीक है। तो इसमें ध्यान रखेंगे आप लोग, पोलैंड इसके अंदर नहीं था, तो पोलैंड वाला करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए भाई, मेरे लिए शिकंजी आ चुकी है।
तो आप लोग याद रखेंगे पोलैंड इसका करेक्ट आंसर है। पोलैंड यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का हिस्सा नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ने से पहले थोड़ा सा ड्रिंक हो जाए। ड्रिंक क्या है मेरा? शिकंजी, है ना, नींबू डाल के जो बनते, मस्त मजा आ जाता है पी के। आप लोग भी पियो, मजे करो जब तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन समझते समझते पी जाएंगे। वो अमंग द फॉलोइंग वाज द आर्किटेक्ट ऑफ द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। अब जो जर्मनी का यूनिफिकेशन हुआ था ना, उसका आर्किटेक्ट कौन था, एक तरीके से उसको बनाने वाला कौन था, उसकी पूरी जो प्रोसेस थी उसको करने वाला कौन था, तो वो आपको बताना है। तो यहाँ पर आप बड़े अच्छे से याद रखेंगे। विलियम फर्स्ट नहीं था, फेडरिक थर्ड नहीं था, विलियम थर्ड सॉरी सेकंड नहीं था, तो कौन था? तो ऑटो वॉन बिस्मार्क। ये आप नाम याद रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट नाम है। ठीक है, इस नाम से आप बार बार रूबरू होते रहेंगे। ठीक है, तो इस नाम को आप याद रखेंगे। ऑटो वॉन बिस्मार्क जो थे वो आर्किटेक्ट ऑफ द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी कहलाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं और थोड़ी सी यहाँ पर शिकंजी की चुस्की, मजा आ भी गई हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज प्रोक्लेम्ड किंग ऑफ यूनाइटेड इटली इन 1861। 1861 के दौरान इटली को एक नेशन बना दिया गया या नेशन बन गया, है ना। तब उसका राजा कौन बना, है ना, किसके नाम की घोषणा हुई, है ना, किस नाम की अनाउंसमेंट हुई। प्रोक्लेम्ड का मतलब होता है डिक्लेयर करना, अनाउंस करना। ठीक है, यहाँ आप साथ के साथ ये चीज भी सीखते जाएंगे, जो बुक है मैं आपको बता रहा हूँ, अनाउंस। ठीक है, तो किसके नाम की अनाउंसमेंट हुई, तो आप याद रखेंगे बहुत अच्छे से। चार्ल्स फर्स्ट, बिल्कुल नहीं हुई। तो फिर गिसिपी गैरीबाल्डी, नहीं हुई। नेरो को बनाया गया ना, विक्टर इमैनुअल को बनाया गया। आप क्या याद रखेंगे? विक्टर इमैनुअल, ये नाम आप याद रखेंगे, बार बार ये आपको सुनने को मिलेगा, इंपॉर्टेंट नाम है। 1861 में इटली, यूनिफाइड इटली के ये राजा बनते हैं। ठीक है, और इन्होंने काफी जो है इसमें स्ट्रगल किया था इटली को यूनिफाइड करवाने में। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। चूज द करेक्टली मैच्ड पेयर फ्रॉम द फॉलोइंग। ठीक है, तो कौन किससे सही से मैच हो रहा है वो यहाँ पर देखना है। ठीक है, जो आपका नेपोलियन है ना, ये ना स्पेन का नहीं था, ये फ्रांस से रिलेटेड है। कहाँ से? फ्रांस का था। ठीक है, गिसिपी गैरिबाल्डी आपका जो है इटली का था। ठीक है भैया, बर्बन डायनेस्टी ये भी यहाँ से नहीं, इटली से तो है ही नहीं। ठीक है, ये याद रखेंगे। फिर कहाँ से कौन है? ऑटो वॉन बिस्मार्क, अभी भी मैंने बताया था, जर्मनी का है ना। इसी को आर्किटेक्ट ऑफ द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी बोला गया था। ये आप लोग याद रखेंगे, मैंने ही बोला था इस नाम को याद रखना है। ये आपको बार बार सुनने को मिलेगा, तो आपने याद रखा होगा, मुझे समझता हूँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। वो अमंग द फॉलोइंग लीडर्स फॉर्म अ सीक्रेट सोसाइटी कॉल्ड यंग इटली। कौन से लीडर हैं जिन्होंने सीक्रेट सोसाइटी की यहाँ पर इस्टेब्लिशमेंट करी है? सीक्रेट सोसाइटी ऑफ यंग इटली। ठीक है, अब याद रखेंगे आप लोग विक्टर इमैनुअल का नाम, बिल्कुल भी आपको याद नहीं रखना है। ठीक है, इस मामले में, है ना, इस मामले में बिल्कुल भी याद नहीं रखना है। तो फिर किसका याद रखना है? आपको नाम याद रखना है मजीनी का, गिसिपी मैजिनी। ठीक है, गिसिपी मैजिनी का नाम आपको याद रखना है। क्यों याद रखना है? क्योंकि इन्होंने यंग इटली नाम की सोसाइटी की, सीक्रेट सोसाइटी की इन्होंने स्थापना करी थी। और किस लिए करी थी वो आप याद रखेंगे, ताकि ये इटली को, ये भी इटली से ध्यान रखना ताकि ये इटली को क्या करवा सके? यूनिफाई करवा सके। ठीक है, टू यूनिफाइड इटली। ठीक है, इसके लिए इन्होंने ये सीक्रेट सोसाइटी की स्थापना करी थी। इन्होंने इसके लिए प्रयास भी किया 1830 के दौरान, लेकिन ये असफल रहे, है ना, इनका प्रयास पूरी तरह से सफल नहीं रहा, असफल हो गए ये उसमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग टुगेदर अ कोहेरेंट प्रोग्राम इटालियन रिपब्लिक ड्यूरिंग द 1830s। ठीक है, तो 1830s के दौरान इसमें से कौन है जिन्होंने एक कोहेरेंट प्रोग्राम चलाया, किसके लिए? इटली को यूनिफाई करने के लिए। ठीक है, तो अभी मैंने आपको नाम बताया, 1830 के दौरान गिसिपी मैजिनी यंग इटली नाम की संस्था की क्या करते हैं? फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, और ये इटली को यूनिफाई करवाने के लिए करते हैं। ठीक है, तो वो जिसमें ये सक्सेसफुल नहीं हो पाते, नॉट सक्सेसफुल।
फुल, कहीं गलत लिख रहा हूँ तो माफ़ कर देना भाई, ठीक है, कोई स्पेलिंग गलत हो रही हो, ठीक है, ये मुझे गलत लग रही है सक्सेसफुल की स्पेलिंग, कोई नहीं, सुधार लेंगे बाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग वाज प्रोक्लेम्ड किंग ऑफ यूनाइटेड इटली इन 1861। ये क्वेश्चन शायद अभी पहले हो गया था, फिर से आ गया है इसमें, ये गलती से मिस्टेक है, कोई बात नहीं। तो आपको पता ही है इसका आंसर होने वाला है विक्टर इमैनुअल, 1861 में यूनिफाइड इटली के राजा बनते थे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इटालियन स्टेट्स वर रूल्ड बाय एन इटालियन प्रिंसली हाउस। अब इसमें ये पूछा गया है कि इटली के अंदर ना, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, इटली के अंदर ना 7 डायनेस्टीज रूल कर रही थी। कितनी? 7 डायनेस्टी क्या कर रही थी? रूल कर रही थी, ठीक है भैया, ध्यान रखेंगे। अब 7 में से ना सिर्फ एक डायनेस्टी को, वहां के जो प्रिंसली हाउस थे वो रूल कर रहे थे, सिर्फ एक डायनेस्टी को, उसका नाम पूछा गया है, क्या नाम है ना? तो पॉपल स्टेट ना भैया, लोम्बार्डी ना भैया, वेनेसिया राइट नहीं, ये भी गलत है आपका। तो आंसर आपका कौन सा सही है? फिर आंसर आपका सही होगा सार्डिनिया पीडमोंट, है ना? ये आंसर आपका करेक्ट है। सार्डिनिया पीडमोंट को कौन रूल कर रहा था? आ, जो इटली था उसका जो प्रिंसली हाउस था वो इसको क्या कर रहे थे? रूल कर रहे थे, गवर्न कर रहे थे एक तरीके से, ठीक है, सार्डिनिया पीडमोंट, ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं, अ फ्रेंच आर्टिस्ट फ्रेडरिक सॉरियो विजुअलाइज हिज ड्रीम बाय 4 प्रिंट्स इन 1848 एज इज कॉल्ड इट, ठीक है, एक फ्रेंच आर्टिस्ट हुए 1848 में, ये क्या करते हैं 1848 में? ये एक इमेजिनेशन करते हैं, एक ऐसी दुनिया की इमेजिनेशन करते हैं, उसको क्या नाम देते हैं, उस नाम के बारे में आपसे पूछा गया है, ठीक है, उस दुनिया को उन्होंने, या उस सपने को जो उन्होंने देखा उसको उन्होंने क्या नाम दिया, उसका नाम यहाँ पर पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन है वर्ल्ड मेड अप ऑफ डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक्स, पहला सॉरी ऑप्शन, वर्ल्ड मेड अप ऑफ पॉलिटिकल एंड सोशल रिपब्लिक, वर्ल्ड मेड अप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड सोशल रिपब्लिक, या ऊपर के ए और बी दोनों। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका ऑप्शन राइट है ए वाला, दिस वन इज करेक्ट ऑप्शन ए, ठीक है, वर्ल्ड मेड अप ऑफ डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक, ये नाम दिया उन्होंने अपनी इमेजिनेशन को, अपनी ड्रीम को, जिसमें उन्होंने 4 प्रिंट्स शो करे थे, जो उनकी उन्होंने पेंटिंग बनाई थी, रेडिक्स और ने क्या बनाई थी? एक पेंटिंग बनाई थी जिसके अंदर 4 प्रिंट्स इन्होंने बनाए थे। कितने? 4 प्रिंट्स, उसके अंदर अपने पूरे ड्रीम को इन्होंने विजुअलाइज किया था, ठीक है। जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तो इसको डिटेल में पढ़ेंगे, चिंता की कोई बात नहीं है। चलो, इन रिवॉल्यूशनरी फ्रांस हु वॉज गिवन द राइट टू वोट, ठीक है, रिवॉल्यूशनरी फ्रांस में किसको राइट टू वोट प्रोवाइड किया गया था, ये आपको बताना है। ओनली मैन एंड वुमन हु ओन प्रॉपर्टी, सिर्फ उनको दिया गया था जो लोग, जिन लोगों के पास प्रॉपर्टी थी, चाहे वो औरत हो चाहे वो आदमी हो, ठीक है, पहली बात। या दूसरा, सभी आदमियों को दिया गया था सिर्फ, या फिर जितने भी औरत थे, जितनी भी आदमी थी, उनको ही दिया गया था, या फिर सिर्फ उन आदमियों को दिया गया था जिनके पास प्रॉपर्टी थी, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है आपको, बताइए कमेंट करके, ठीक है, तब तक हम भी देख लेते हैं कौन सा सही है। हमें भी कुछ नहीं आ रहा, मजाक की बात है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि सिर्फ फ्रांस के अंदर ना सिर्फ उन लोगों को राइट टू वोट प्रोवाइड किया गया था, ये आप ध्यान रखेंगे, जिन आदमियों के पास खुद की प्रॉपर्टी थी। इसमें औरतों का कोई हाथ नहीं था, ना औरतों को दिया, सॉरी ये वाला मैंने क्यों काट दिया, खाम ही खा, बेमतलब में मैं कुछ भी करे जा रहा हूँ, ऐसे थोड़ी होता है भैया। ये देखो, यहाँ पर पेन सिलेक्ट कर लेते हैं, ये लो। तो यहाँ पर ना उन लोगों को राइट टू वोट दिया गया था फ्रांस के अंदर जिन लोगों के पास खुद की प्रॉपर्टी थी, और सिर्फ आदमियों की यहाँ पर बात हुई थी, किनकी? ये आप ध्यान रखेंगे, सिर्फ आदमियों की यहाँ पर बात हुई थी, उन आदमियों को वोट दिया गया था, राइट टू वोट, जिनके पास खुद की प्रॉपर्टी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, व्हाट इज द डेट ऑफ द डिमोलिशन ऑफ द बेस्टिले। तो जो बेस्टिले फोर्ट था उसका डिमोलिशन, यानी कि उसको खत्म कर दिया, डिस्ट्रॉय करने की जो डेट है वो आपसे पूछी गई है, किस डेट को ऐसा हुआ था, ये कौन सी डेट में हुआ था, ठीक है। तो ये आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पर, इसके अंदर आपको 14 जुलाई 1789 की डेट आपको याद रखनी है, इसको भूलना नहीं है, इसको दिमाग में सेट कर लेना है, ठीक है। वैसे ये 9th क्लास से, वैसे ये आपका जो 9th क्लास का चैप्टर था फ्रेंच रेवोल्यूशन, उससे रिलेटेड क्वेश्चन था, ठीक है, कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं, ये क्यों बार बार इधर आ जाता है, चूज द करेक्ट नेशनलिटी ऑफ द आर्टिस्ट फ्रेडरिक सॉर्यू
फ्रेडरिक सोरियू हु विजुअलाइज्ड इन हिज पेंटिंग अ सोसाइटी मेड अप ऑफ डेमोक्रेसी एंड सोशल रिपब्लिक। ठीक है, तो उस आर्टिस्ट यानी कि फ्रेडरिक सोरियू की नेशनलिटी बतानी है, ये कहाँ से बिलोंग करते हैं। तो क्या ये जर्मन है, क्या ये स्विस हैं, क्या ये फ्रेंच हैं, या फिर ये अमेरिकन है। ठीक है, तो आप याद रखेंगे ये फ्रेंच आर्टिस्ट थे। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। जो फ्रेडरिक सोरियू थे फ्रेंच आर्टिस्ट थे। इन्होंने 1848 में, कब, 1848 में इन्होंने पेंटिंग बनाई थी जिसमें 4 प्रिंट्स इन्होंने बनाए थे। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे, फ्रेंच आर्टिस्ट हैं। इनसे क्वेश्चन फिर से पूछा जा सकता है। द ट्रीटी ऑफ डैश रिकॉग्नाइज ग्रीस एज एन इंडिपेंडेंट नेशन। तो ऐसी कौन सी ट्रीटी हुई जिसके थ्रू जो ग्रीस था वो उसे एक इंडिपेंडेंट नेशन का दर्जा मिल गया है ना, तो इंडिपेंडेंट नेशन बना। लेकिन वो ट्रीटी का नाम बता दीजिए आप। क्या ट्रीटी ऑफ वियना है, क्या आपकी वॉर्सो की ट्रीटी है, क्या लेपिस 1831 की ट्रीटी है? ना जी, इन सब को काट दिया जाए ऐसे करके, ये सब बकवास है, इन सब का कोई मतलब नहीं है। इसमें जो सही ऑप्शन है आपका कौन सा है, इसका सही ऑप्शन आपका होने वाला है 1832। ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल 1832 में हुई थी। इस ट्रीटी के थ्रू ही जो आपका ग्रीस है वो एक इंडिपेंडेंट नेशन बना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ समझते हैं। द बाल्कन रीजन वॉज द हॉटबेड ऑफ नेशनलिज्म बिकॉज ऑफ इट्स डैश। ठीक है, जो बाल्कन रीजन था, ठीक है, जो बाल्कन रीजन था वो नेशनलिज्म का हॉट बेड बना, यानी कि वहां पर ना बहुत ज्यादा तनातनी हो गई थी। जो डायनेस्टीज रूल कर रही थी या अलग अलग किंगडम जो रूल कर रहे थे उनके बीच में लड़ाइयां छिड़ गई थी बुरी तरह से, उसी को बोल रहे हैं हॉट बेड। यानी कि ठीक है, एक तरीके से तनाव वाली स्थिति, टेंशन वाली स्थिति बनी हुई थी। ठीक है, तो किस वजह से बनी हुई थी वो आपसे पूछ रहे हैं कि एथनिक डाइवर्सिटी वहां पर बहुत ज्यादा थी। एथनिक डाइवर्सिटी से हम यहाँ पर मतलब समझ सकते हैं कि जो लोग अलग अलग वंश से, अलग अलग जाति से यहाँ पर बिलोंग करते हैं उनको बोलते हैं एथनिक डाइवर्सिटी। ठीक है, तो वहां पर ये बहुत ज्यादा देखने को मिल रही थी। ठीक है, जिस वजह से ये जो बाल्कन रीजन है उसमें हमें बड़े लेवल पर टेंशन देखने को मिल रही थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। द सिविल कोड ऑफ 1804 इन फ्रांस इज यूजुअली नोन एज। ठीक है, तो जो फ्रांस में सिविल कोड था या इसको दूसरे किस नाम से हम जानते हैं, तो दूसरा नाम पूछा गया। जैसे आपके घर का भी एक अलग नाम होता है ना, छोटू, मुन्ना, पुन्ना, चुन्ना, जो भी होते हैं। ठीक है, तो आपके भी अलग अलग नाम होते हैं घर के। ठीक है, और बाहर का एक अलग नाम होता है। तो कभी कभी लोग आपसे जब पूछते हैं कि आपका नाम क्या है, ठीक है, तो आप बता देते हो मेरा ये नाम है जो ऑफिशियल नेम है। ठीक है, फिर वो आपसे पूछेगा कि घर का नाम क्या है। ठीक है, तो इसी तरीके से सिविल कोड का ये तो ऑफिशियल नेम है, लेकिन घर का नाम क्या है वो बता दीजिए। तो घर का नाम आप बताएंगे नेपोलियनिक कोड। ठीक है भैया, इसका ये निक नेम है नेपोलियनिक कोड। ठीक है, नेपोलियन, क्योंकि ये जो सिविल कोड है ना ये नेपोलियन लेकर आया था, इसी ने इसको स्टेब्लिश किया था, तो इसी के नाम पर पड़ गया नेपोलियनिक कोड या फिर सिविल कोड ऑफ 1804 भी हम इसको कहते हैं। ये आप लोग याद रखना। ठीक है, द नेपोलियनिक कोड वॉज एक्सपोर्टेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स। अब जो नेपोलियनिक कोड था उसको किस किस एरिया तक ले जाया गया या बढ़ाया गया। ठीक है, तो यहाँ पर पूछ रहे हैं तो क्या ये इंग्लैंड में ले जाया गया, इसको इंग्लैंड तक इसको बढ़ाया गया, क्या इसको स्पेन, ठीक है, क्या इसको रीजन्स अंडर फ्रेंच कंट्रोल या पोलैंड। ठीक है, तो हम यहाँ पर इसका सटीक आंसर देंगे रीजन अंडर फ्रेंच कंट्रोल। तो जो फ्रांस, जहाँ जहाँ पर जो रीजन फ्रांस के अंदर में आते थे या फिर नेपोलियन के अंडर में आते थे वहां वहां तक इसको एक्सपोर्ट कर दिया गया। ठीक है भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन समझाएंगे। द लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर। लिबरल नेशनलिज्म का क्या मतलब है वो आप बता दीजिए। आप बहुत पढ़े लिखे बच्चे हैं, बहुत समझदार बच्चे हैं, आप मुझे बताएंगे, है ना, मैं ऐसी आशा करता हूँ आपसे। मैंने पेन का कलर चेंज कर लिया, आप लोग बताइएगा कैसा लग रहा है। ठीक है, तो लिबरल नेशनलिज्म का हम यहाँ पर मतलब समझने की कोशिश करते हैं बच्चों। मैंने इस बार ब्लू है ना, ठीक है, तो ये दिख नहीं रहा है, बुढ़ापा आ चुका है। फ्रीडम फॉर द इंडिविजुअल एंड इक्वलिटी बिफोर लॉ, क्या ये है? प्रिजर्वेशन ऑफ ऑटोक्रेसी एंड क्लैरिकल प्रिविलेजेस, क्या जो ऑटोक्रेसी और जो लोगों को क्लैरिकल प्रिविलेजेस मिलते हैं उनको उनको प्रिजर्वेशन उनका प्रिजर्वेशन करना, ये लिबरल नेशनलिज्म का मीनिंग है। फ्रीडम फॉर ओनली मेल मेंबर्स ऑफ सोसाइटी एंड इक्वलिटी बिफोर लॉ, क्या सिर्फ मेल मेंबर को ही फ्रीडम मिलनी चाहिए सोसाइटी के अंदर, या फिर लॉ के बिफोर उनको इक्वलिटी मिलनी चाहिए सिर्फ आदमियों को। फ्रीडम ओनली फॉर सीनियर सिटीजन्स, क्या ये मतलब है? तो इन सब में से इनको ना सबको मार दो तुम गोली, है ना, ये सब बेकार रीजन है, कोई मतलब नहीं है इनका। सबसे पहला वाला जो रीजन है यही बेस्ट रीजन है और 100% यही सही है। फ्रीडम फॉर द इंडिविजुअल एंड इक्वलिटी बिफोर लॉ, कोई भी इंडिविजुअल हो, है ना, कोई भी,
XYZ कोई भी हो, कोई मतलब नहीं बनता है इस बात का कि कोई सीनियर सिटीजन है या कोई बच्चा है या कोई मध्यम वर्ग का इंसान है या अधेड़ उम्र का व्यक्ति है, जैसे 40 की उम्र का। ठीक है, इस सब बातों का कोई मतलब नहीं, फिजूल की बातें हैं। ठीक है, तो आप याद रखें किसी भी इंडिविजुअल की फ्रीडम के बारे में यहाँ पर बात होती है। ठीक है, और सबको इक्वलिटी बिफोर लॉ मिलना चाहिए, तो इसे बोलते हैं लिबरल नेशनलिज्म। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम समझते हैं, द आयरिश नेशनलिस्ट मूवमेंट वाज प्राइमरली एम्ड एट। तो आयरिश नेशनलिस्ट मूवमेंट स्टार्टिंग में किस चीज की तरफ फोकस कर रहे थे, वो यहाँ पर पूछा जा रहा है। गेनिंग इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटेन, ज्वाइनिंग फ्रांस, बिकमिंग पार्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, एस्टेब्लिशिंग अ मोनार्की। इनमें से किन चीजों के बारे में ये फोकस कर रहे थे स्टार्टिंग में, वो बताना है। तो यहाँ पर ना ये ब्रिटेन से पहले आज़ादी चाह रहे थे, अपने आप को आज़ाद करना चाह रहे थे। गेनिंग इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटेन, है ना, ब्रिटेन से ही अपने आप को अलग करना चाह रहे थे, लेकिन ब्रिटेन ने ही बाद में इनको क्या कर लिया, अपने झांसे में ले लिया और इनको अपने आप में ही मर्ज कर दिया। ठीक है भैया, तो इस तरीके से जो आयरलैंड था, वो आयरिश रीजन था या आयरलैंड था, वो ब्रिटेन का पार्ट बन गया। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन है और इसको अच्छे से देख लीजिए। व्हाट इज द ईयर इन विच द इंग्लिश पार्लियामेंट सीज्ड पावर फ्रॉम द ब्रिटिश मोनार्की। ये पूछ रहे हैं कि किस साल में, किस साल के दौरान जो इंग्लिश पार्लियामेंट है उसने ब्रिटिश मोनार्की से जो पावर थी उसको सीज कर दिया, है ना। एक तरह से ब्रिटिश मोनार्क जो थे, ऑटोक्रेटिक रूल था, उसको सीज कर दिया एक तरीके से। तो ये आप याद रखेंगे 1866, बिल्कुल याद रखने वाली बात नहीं है। 1789 बिल्कुल ही भूल जाओ इसको, तो इस मामले में, है ना, वैसे मत भूलना भाई, इस मामले में भूल जाओ, इस क्वेश्चन में भूल जाओ। इस क्वेश्चन में याद क्या रखना है फिर सर, इस क्वेश्चन में याद रखना है 1688 वाली डेट। ठीक है, ये इसको एकदम रट लेना, चाट लेना, अपने सेट कर लेना दिमाग में, जैसे भी आप करना चाहो। 1688 में जो इंग्लिश पार्लियामेंट थी, इसने ब्रिटिश मोनार्की से जो पावर थी उसको सीज करवा दिया था। ठीक है भैया, और खुद सेंट्रलाइज पावर बन गई थी। ठीक है, यस, वी फिनिश्ड इट, यस, फाइनली आपको भी ये फीलिंग अंदर से आई होगी, यस वी फिनिश्ड इट। ठीक है, तो ये 30 क्वेश्चन थे, आई होप आपको समझ आए होंगे और मैं भी आपको समझाने में सफल रहूँगा, है ना, अपने मिशन में सक्सेसफुल हुआ हूँगा। ठीक है, अगर हुआ हूँ तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा कि आपकी समझ में आ चुके हैं। और ये क्वेश्चन जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, ये ओवरऑल ये जो चैप्टर है ना आपका, उसके हर पार्ट से मैंने क्वेश्चन लिए थे। 30 क्वेश्चन मोर देन इनफ होते हैं। और 30 नहीं, अब जब हम आगे पढ़ेंगे, एक दूसरे के साथ कनेक्ट रहेंगे, तो मैं बहुत सारी चीज़ें करवाऊंगा। ये तो 30 क्वेश्चन तो सिर्फ एक टीजर है, टीजर, ट्रेलर भी नहीं है बेटा, ये ट्रेलर भी नहीं है, ये एक टीजर है। ठीक है, अभी ट्रेलर आएगा, फिर पिक्चर आएगी, बहुत कुछ चलेगा। ठीक है, प्रैक्टिस सेशन चलेंगे, बहुत कुछ है। ठीक है, तो ये मैंने आपके लिए बहुत मेहनत से ये पीडीएफ तैयार करी थी, इसमें काफ़ी टाइम लग गया, मेरे लिए ये सब कुछ नया था, है ना, पूरा एक्सपीरियंस मेरे लिए नया था, तो मुझे बहुत टाइम लग गया इसको प्रिपेयर करने में। टाइम लगता भी है क्योंकि अच्छी चीज़ें करने में थोड़ा टाइम लगता है, ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इसके लिए एक लाइक, एक शेयर और एक कमेंट तो जरूर बनता है। और नया, जो भी बच्चा नया आया है, पहली बार चैनल पर आया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। क्यों कर लेना, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा सिलेबस मैं यूट्यूब पर करवाने वाला हूँ और लाइन टू लाइन करवाने वाला हूँ। एनसीईआरटी को आपको घोल कर पिला दूंगा। ठीक है, वो जिम्मेदारी मेरी है। और आप जिस दिन एग्जाम हॉल में बैठोगे ना, उस दिन आप ये सोचोगे, ये समझ, ये देख पाओगे अपने अंदर कि आपका जो पेन है ना अपने आप चल रहा है, आपके अंदर जो दिमाग के अंदर से जो चीज़ें हैं वो अपने आप बाहर निकल के आ रही हैं। इस लेवल पे मैं आपको प्रिपेयर करवा दूंगा। ठीक है, एसएसटी की गारंटी मेरी है, आपका सपोर्ट रहेगा तो मैं इस पे बायोलॉजी भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, बायोलॉजी भी मैं आपको देने वाला हूँ। ठीक है, और भगवान की कृपा रही तो मैं मैथ्स के भी एक मेरे हैं कॉन्टेक्ट में, वो भी इस पर पढ़ाएंगे। ठीक है, तो आपके लिए धीरे धीरे चीज़ें इस पर बढ़ती चली जाएंगी और आपको भी अच्छा लगने लगेगा। ठीक है, चलिए, काफ़ी टाइम मैंने आपका ले लिया है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और उस वीडियो के अंदर सिलेबस की स्टार्टिंग करेंगे, और जिसमें हम सबसे पहला चैप्टर अपना स्टार्ट करेंगे, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, है ना, हिस्ट्री का पहला चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, और बहुत अच्छे से एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन हम उसमें रीड करते हुए चलेंगे और मज़े से इसको पढ़ते हुए चलेंगे। चलिए, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।